मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारे बच्चे हैं, अभिमन्यु है, बिट्टू है, साहू, टू साहू, अमित, ठीक है, सौरभ, एमपी, बहुत सारे बच्चे हैं। तो सॉरी फॉर डिले, थोड़ा सा कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट कराई जा सके। तो बच्चों, जैसे आपका शेड्यूल में दिया हुआ था, आज बेसिकली देवराज सर की क्लास थी, लेकिन आवाज़ आ रही है? पहले एक बार कमेंट करके बताना, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे क्लासेस हो रही है। अरे ये तुम्हारे जेई मेंस सुपर कोर्स का ही ये पार्ट है। आपको पैनिक नहीं होना है कि सर यहाँ पे नीट वाले चैनल पे हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपका जेई मेंस सुपर कोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो कई बच्चे बोल रहे हैं, पहले एक बार आवाज़ आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा, आवाज़ सही से आ रही है ना? क्योंकि पता चला मैं स्टार्ट करूं और साउंड ही क्लियर नहीं है। थैंक यू बेटा। ओके, चलिए। तो देखिए, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक्स करने वाले हैं। बेसिक्स इसलिए करने वाले हैं कि देखो बेटा, अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ है, तो आपको पता होगा कि एसएचएम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। ये अगर आपको पता होगा कि अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ, खास करके आपका फरवरी अटेम्प्ट और मार्च अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एसएचएम के क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए। हाँ, और एडवांस में जब करवाना होगा, मैं एडवांस में अलग तरीके से कराऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जो क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस में इस साल, पता नहीं क्या हुआ कि ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस आए। इसलिए मैं आपको बेसिक्स से लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चंस उठा के पूछे गए। चलिए, जहाँ तक अगर ओवरऑल बात की जाए, तो जेईई मेंस में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। अगर मानो या ना मानो, एक क्वेश्चन तो पक्का जेईई मेंस में आएगा, लेकिन 2 3 4 क्वेश्चंस भी आए हैं इस बार जेईई मेंस में, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है। और अगर एडवांस की बात की जाए, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आता है एसएचएम से। तो एसएचएम अपने आप में ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप 1 2 क्वेश्चन के लिए इसको इग्नोर कर दो। अगर आपको एसएचएम समझ में नहीं आया, तो सिंपल सी बात है, आपको वेव, जो आप लोग वेव ऑन स्ट्रिंग या साउंड वेव, या फिर आप कह सकते हो वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगे कि उसको समझने में। रटने का तो कोई भी चैप्टर आप रट सकते हो। तो एक तरीके का लिंकिंग चैप्टर भी है एसएचएम वेव और वेव ऑप्टिक्स का। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है, मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है एसएचएम में, रोटेशन बहुत अच्छा खासा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज हम लोग चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कि यहाँ पे पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, तो इसमें कोई समझ बताने की बात मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। When a body or a particle repeats its motion along a definite path after regular interval of time, it is said to be periodic motion, ठीक है। And interval of time is called time period, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का डेफिनेशन दिया हुआ है, डोंट वेरी, ये आपको पीडीएफ जो है आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपको मिल भी जाएगा ग्रुप में, उसके लिए पैनिक नहीं होना है। तो जो जो चीज़ें इस पीडीएफ में ना हो, वो चीज़ें प्लीज़ आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों को पता होगा, पीरियोडिक मोशन मतलब कोई अगर एक मोशन में कोई एक पर्टिकुलर चीज़, मतलब कि बार एक टाइम इंटरवल के बाद अपनी चीज़ को फिर से दोहराए, जैसे अपनी वेलोसिटी को, अपनी पोजीशन को, अपनी एक्सेलरेशन को, इन सब चीज़ों को दोबारा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद दोहराए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, व्हाट, पीरियोडिक मोशन। जैसे अगर तुम ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन हो गया, ध्यान से देखना, सर्कुलर मोशन जो हो गया, अगर कांस्टेंट ओमेगा से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन भी एक तरीके से पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, पेंडुलम जो इस तरीके से ऑक्सिलेट करता है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़ दो, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। समझ रहे? यहाँ पे बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को दोहराना चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक मोशन तो समझ में आ गया कि पीरियोडिक मोशन सर कैसे, हाँ। उसके बाद दूसरा है ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, टू एंड फ्रो टाइप मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन मोशन। किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जब एक पार्टिकल अपने टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करता है, टू एंड फ्रो मोशन तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि टू एंड फ्रो मोशन होता क्या है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन अगर कोई एक पार्टिकल
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन। ये मैंने मतलब कि डिटेल में लिख भी दिया है। तो अच्छा एक बात बताइएगा, अगर तुम ध्यान से देखो ऑक्सीलेटरी मोशंस आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कई लोग बोलेंगे कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए है कि अगर तुम देखो ऑक्सीलेटरी मोशन तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करता है। तो कुछ ऑक्सीलेटरी मोशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम है। अगर तुम पेंडुलम को देखो, यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो कोई एक वायर से एक ऑब्जेक्ट को लटका दो, फिर उसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, स्टेबल और नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम से शिफ्ट कर दोगे तो फिर वो उसी पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। याद होगा आपको, इस तरीके से एग्जांपल बताया गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर यहाँ से डिस्प्लेस कर दो तो ये ऑब्वियस बात है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो ये सिंपल सी बात है अगर आप यहाँ पे लेके जाओगे तो ये फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आप अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कर रहे होगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में रखते हैं, तो सिंपल सी बात स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब जैसे उससे थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस कराइएगा तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी दे दिया है कि वो भी भैया एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं। तो ये भी एक तरीके से ऑक्सीलेटरी मोशन है। तो जितने भी ऑक्सीलेटरी मोशन है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के ही एक तरीके से कारण हो रहा है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक पेंडुलम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, आप इसको यहां तक ले जाके छोड़ दो तो असल में क्या होगा सॉरी, नेट फोर्स जो होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा? अगर तुम देखोगे तो इस डायरेक्शन पे लेगा, इसलिए ऐसे करके ऑक्सीलेट करता है। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात की जाए तो ये मान लो स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। ये पहले ब्लॉक जो था वो रिलैक्स कंडीशन में था, आपने फिर इसको खींच दिया तो ध्यान से देखो फोर्स इधर लगेगा, तो ये भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का टाइप हो जाएगा और ये ऑक्सीलेटरी मोशन। समझ रहे मेरी बात को? ऑक्सीलेटरी मोशन समझ में आया कि नहीं आया? फिर दूसरा पॉइंट मैंने आप यहाँ पे एक चीज लिखा है कि द ऑक्सीलेटरी मोशंस इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड आर पीरियोडिक। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो कई लोग बोलेंगे कि क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन होते हैं? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट ओमेगा इज अ टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है? ये एक पीरियोडिक मोशन का टाइप है, लेकिन ये ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है। तो सभी पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं होता है। हाँ, सभी ऑक्सीलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन नहीं आता, क्योंकि कुछ डैम्पिंग ऑक्सीलेशंस होंगे ना, तो डैम्पिंग ऑक्सीलेशंस होंगे तो सिंपल सी बात है पार्टिकल पहले जिस पोजीशन पे था उसके नेक्स्ट टाइम उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा, तो सिंपल सी बात है वो ऑक्सीलेटरी, वो जो आपका पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर ऑक्सीलेटरी मोशन विथ एनर्जी कंजर्व, उसका एनर्जी अगर कंजर्व रहता है तो सिंपल सी बात है वो जो मोशन होगा ऑक्सीलेटरी मोशन, ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। उसके बाद जितने भी ऑक्सीलेटरी मोशन होते हैं उसके जनरल इक्वेशंस होते हैं F = -kx⁴n। n जो होता है पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, मतलब एक तरीके से जनरली पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है। समझना मेरी बात को, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है। n की वैल्यू 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। ध्यान से देखना, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो ऑक्सीलेटरी मोशन में हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे तुम गूगल में ध्यान से देखा जाए F = -kx⁴n और n जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर तुम ध्यान से देखो फोर्स जो है x पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो x = 0 पे, ये x = 0 पे है तो फोर्स भी 0 होगी। अगर तुम ध्यान से देखो x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। मतलब अगर आप ध्यान से देखिए इस पोजीशन से अगर इस तरफ डिस्प्लेस करेगा अगर हमारा पार्टिकल, तो ध्यान से देखिए फोर्स जो है इसके तरफ एक फिक्स पॉइंट के अबाउट लगेगा। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने बोला टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन दिखा रहा है तो सिंपल सी बात है फोर्स जो होगा वो हमेशा आपका एक फिक्स पॉइंट के अबाउट लगेगा, तभी टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है। तो ये इस चीज को एक तरीके से एक्सप्लेन करा। जैसे ये मान लो इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो इससे आपने इसको इस डिस्प्लेस कराया तो फोर्स इस पॉइंट की तरफ लग रहा है, तो मान लो कि सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है तो सिंपल सी बात ये दूर जाएगा, फोर्स इसी तरफ लगेगा। फिर जब ये इस तरफ आ रहा होगा फिर भी फोर्स इस तरफ लगेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो
जब आप पार्टिकल को डिस्प्लेस इस तरफ करवाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, यानी फोर्स अब इस डायरेक्शन पे लगेगा। मतलब आप ऑब्जेक्ट को इस तरफ डिस्प्लेस कराओ या ऑब्जेक्ट को इस तरफ डिस्प्लेस कराओ, फोर्स हमेशा फिक्स पॉइंट के अबाउट लगेगा, जिसको हम लोग मीन पोजीशन भी बोलते हैं। मीन पोजीशन क्या होता है भैया, ध्यान से देखिएगा, वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। वो आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए कि x इज टू 0 पे f इज टू 0 हो रहा है, तो वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 होती है उसी को हम लोग मीन पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। लेकिन जब x की वैल्यू n पुट कर देंगे, मतलब 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू, अब n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1 3 5 7 9, मैंने बोला ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आप इसको आप 1 ले लो। तो जब आप 1 लेते हो ना, तो इसी को हम लोग एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप x इज इक्वल्स टू, अगर बोलता है f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर 3, तो क्या हम इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीलेटरी मोशन है। तो क्या इसका आप टाइम, क्या इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, क्या इसका कुछ f और x के बीच में रिलेशन होगा? हाँ सब कुछ होगा, क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखो तो दिस इज प्योर काइनेमेटिक्स। क्योंकि अगर फोर्स आपको पता है तो एक्सीलरेशन पता है, और एक्सीलरेशन और एक्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो आप सारे रिलेशन निकाल लोगे काइनेमेटिक्स में। यही तो किए बेटा कि एटी रिलेशन, एक्सटी रिलेशन, एक्स रिलेशन, वी रिलेशन, इसी सब चीजों के बारे में तो पढ़े। चलिए उसकी बात अभी करेंगे, काइनेमेटिक्स वाला भी इसका एक सेक्शन है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इतना किसी को डाउट है? और पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन का एक सिंपल जो ये हो गया इक्वेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, वही चीज मैंने बनाया है, द पोजीशन वेयर एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 मीन पोजीशन एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक्स इज टेकन फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब जो एक्स हम लोग लेते हैं वो मीन पोजीशन से लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? x जो होता है हम लोग मीन पोजीशन से लेते हैं। अभी इसको मैं समझाऊंगा क्यों हम लोग मीन पोजीशन से लेते हैं। अगर कुछ अलग दे दिया जाए तो हम किस तरीके से समझेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आना चाहिए, जहां पर नेट फोर्स 0 होता है और पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर तुम ध्यान से देखो एसएचएम क्या है, अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर फोर्स जो है वो डिस्टेंस, मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस हम x माप रहे हैं उसके डायरेक्टली पोजीशन प्रोपोर्शनल आ जाए, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एसएचएम। समझ रहे हो? ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। तो आपको एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, स्प्रिंग में जस्ट लाइक फोर्स, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगता है। माइनस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। एक्स की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होगी तो सिंपल सी बात है फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन होगी। अच्छा अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें आपको मतलब कि दे रखा है, ध्यान से देखना। अभी हम इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं मैं, चलो ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि साला क्या करवा रहा है, इतना ज्यादा इजी करवा रहा है, कहीं नीट में तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अबे बेटा अभी आपको समझ में आएगा कि मैं जो करवा रहा हूँ ना आपको, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। ठीक है, और एक बोला यस सर ऐसा कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए थे इस बार। मान लो कि हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, सुनना, हमारा फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अच्छा मान लो सिंपल सी बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ या इस तरफ डिस्प्लेस करवाना चाह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये जो मीन पोजीशन है x इज इक्वल्स टू 0, जहां पे नेट फोर्स 0 है, सिंपल सी बात है मीन पोजीशन उसी को तो कहते हैं। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से पार्टिकल को हम सिंपल सी बात है कुछ वेलोसिटी देंगे तभी तो ये डिस्प्लेस होगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर हमारा पार्टिकल ऐसे रुका हुआ है, आराम से रुका हुआ है, इसको जब तक थपड़ियाओगे नहीं तब तक ये उठेगा कैसे? उसी तरीके से इसको जब तक कुछ वेलोसिटी दिया हमने तो सिंपल सी बात, या तो वेलोसिटी आप इधर दे दो या इस तरफ दे दो, तब जाके ये मूव करना चालू करेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे ही आप मीन पोजीशन जहां पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ये रिलैक्स पोजीशन पे, जहां पे इस पर नेट फोर्स 0 है, तो सिंपल सी बात है ये मूव नहीं कर रहा। आपने अचानक से इसको वेलोसिटी मीन पोजीशन पे, हो सकता था आप इधर दे सकते थे, हो सकता था इधर भी दे सकते थे। तो आपने जैसे इसको फोर्स दिया, तो अब ध्यान से समझना, जैसे ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, अब ये इस डायरेक्शन में जैसे ही डिस्प्लेस होगा तो ध्यान से देखो इस पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एम
बाई एक्स। ध्यान से देखो, दिस इज द एक्सेलरेशन, तो इस पे जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन पे लगेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे, लेकिन एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन, ये माइनस क्या दिखा रहा है भैया, बस डायरेक्शन को दिखा रहा है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, यानी फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, सिंपल सी बात है। अब फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की ओर लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूर जाएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और एक्स जो होता है हम लोग मीन पोजीशन से मापते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ओके ओके ओके, 1 मिनट। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब आवाज सही है ना? अब आवाज सही है ना? नाउ अब साउंड अब सही है ना बेटा? अब आवाज सही आ रही है क्या? अब आवाज सही आ रही है क्या? ओके ओके, चलिए, यस, अब साउंड सही है ना? ओके चलिए ठीक है, ओके चलिए ठीक है, आवाज सही आ रही है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आप इसको मीन पोजीशन से इस तरफ वेलोसिटी दे दी, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट इस तरफ लगेगा, तो इसका मोशन को थोड़ा सा सोचते हैं, ध्यान से सुनना कैसे करके होगा। अगर ये जैसे ऑब्जेक्ट आगे लग जाएगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, सिंपल सी बात है। अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, लेकिन वो एक्सेलरेशन एक्स के बढ़ने के साथ साथ मीन पोजीशन से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो सर, धीरे धीरे पढ़ाइए बेटा, धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सोचिएगा बेटा कि क्रैश कोर्स है, तो थोड़ा सा तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से करवा रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से करवा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक लेक्चर में पूरा एसएचएम करवा सकता था, लेकिन मैं फिर भी 2 से 3 लेक्चर लूंगा, मिनिमम 3 लेक्चर तो लूंगा। तो तुम उस हिसाब से समझना कि क्या मेरी स्पीड स्लो है या फास्ट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एसएचएम कम से कम 8 से 9 लेक्चर लेता है, अगर ऐसे पढ़ाऊँ 8 से 9 लेक्चर लेता है, लेकिन सिंपल सी बात है उतना फास्ट करवाऊंगा नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को भी ठीक स्पीड से आप लोगों को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर तुमने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी इधर देके छोड़ दी तो सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन उस पर एक्सेलरेशन पीछे की ओर है। अगर तुमने काइनेमेटिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, ध्यान से देखो, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। अरे घटेगी कि नहीं घटेगी? सिंपल सी बात है घटेगी। और ध्यान से सुनना, और एक्सेलरेशन जो भैया एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे ये, और एक्स कहां से लेते हैं, मीन पोजीशन से, तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूर जाता जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इसका जो वेलोसिटी है भैया घटता तो जाएगा ही। ये तो स्पीड अप का केस है कि स्पीड डाउन का केस है, स्पीड डाउन का केस है, सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन पे वेलोसिटी की, तो इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा और जाकर रुक जाएगा, मतलब वेलोसिटी घटती जाएगी और एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, और एक पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। जिस पोजीशन पे जाके रुकता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल एक्सट्रीम तक यहीं तक जा सकता है, फील से समझना, पार्टिकल गया रुका, जहां पे जाके रुका वो क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। तो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। अब जैसे यहाँ पे पार्टिकल रुकेगा तो क्या बेटा है, ये यहीं पे रुका हुआ रह जाएगा? नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जैसे ही पूछा है तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन हो चुका है -k m/, कुछ यहाँ पे इसकी वैल्यू को चलो a मान लेते हैं, जहां पे आके रुका उसको हम लोग a मान लेते हैं, इनटू a। मतलब जैसे यहाँ पे पार्टिकल रुका, इस पे एक्सेलरेशन इस तरफ लगना चालू हो गया, तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखो, पार्टिकल अब टर्न लेगा। ध्यान से देखो, पार्टिकल क्या होगा, अब टर्न लेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो पार्टिकल अब टर्न लेगा। ये तो हम लोगों ने a ले रखा था, दिस इज a। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो पार्टिकल अब टर्न लेगा, और पार्टिकल यहां से टर्न लेगा और इधर आने की कोशिश करेगा। पार्टिकल जैसे ही टर्न लेगा तो तुम लॉजिकली सोच के बताना, पार्टिकल जैसे यहां पे पहुंचा, ये क्या हो गया भाई, पार्टिकल जैसे यहां से इधर आया, तो अब तुम ध्यान से देखोगे ये पार्टिकल इधर आएगा, तो अब कोई पार्टिकल रुका हुआ है और इस पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो सिंपल सी बात है इसकी वेलोसिटी तो बढ़ाते जाएगा। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, लेकिन अब एक्सेलरेशन घटता जाएगा। एक्सेलरेशन तो अभी भी आप देखिए,
अब अगर तुम देखो यहाँ पे वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन पे है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन पे है, जब ये इस तरफ से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऑब्वियस ही बात है वेलोसिटी तो घटता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन होता था -km/x, और x जो है वो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मीन पोजीशन से अब डिस्टेंस घटता जा रहा है या डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, तो सिंपल सी बात है जब ये इधर आएगा तो देखो मीन पोजीशन की तरफ ही आ रहा है, तो मीन पोजीशन से दूरियां घटती जा रही है, तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, फिर ये यहाँ पे पहुंचेगा। तो ध्यान से देखो, अगर तुम लॉजिकली सोचो तो हुआ क्या, यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो से बढ़ती बढ़ती कुछ तक आई, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड घट रहा है, लेकिन वो वेलोसिटी को सपोर्ट तो कर रहा है भैया। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पे फिर से वी मैक्स आ गई। सिंपल सी बात है, वी मैक्स नहीं आती, इसकी वैल्यू वी नॉट ही आती है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था उसी वेलोसिटी से फिर ये यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन डायरेक्शन अब अपोजिट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अब फिर वही होगी। अब जैसे आप ये ऑब्जेक्ट को, अब तो यही वाला केस हो गया कि ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे आया और इसको वेलोसिटी आपने वी नॉट दे दिया, तो जैसे ही आपने वी नॉट वेलोसिटी दी तो ये फिर इधर इस तरफ जाएगा, फिर ये वापस इस तरफ आएगा, फिर से वही वाला केस होगा। जैसे मैंने इधर के लिए बताया उसी तरीके से इधर के लिए होगा, फिर पार्टिकल अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेगा, और ये इस वाले केस में क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगा और एक्सेलरेशन घटता जाएगा, और ध्यान से देखो फिर ये यहाँ पे पहुंचेगा और इसकी वेलोसिटी फिर वी नॉट हो गई होगी, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, पहले ही हम लोग बात कर चुके। फिर से वही चीजें स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अगर एनर्जी का लॉस नहीं और इनफाइनाइट टाइम तक इस तरीके से ऑक्सीलेट करता रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये ध्यान से देखो, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट पार्टिकल इस तरीके से ऑक्सीलेट करता रह जाएगा। ये बात आपको, अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर इधर समझ में आए तो सिंपल सी बात है, ये दोनों भी समझ में आएगा। यही चीज यहाँ पे दिया गया, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे हमने वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। ध्यान से देखो, वो पोजीशन जहाँ पे जाके पार्टिकल रुक जाता है वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, और एक्सट्रीम पोजीशन, ध्यान से देखो एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये चीज जरूर नोट कर लीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज जाके यहाँ पे जरूर नोट कीजिएगा कि यहाँ से जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो घटती जाती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। फिर जैसे जैसे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर जाते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घटता जाता है। फिर सेम चीजें होती है, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, और फिर वही चीज होती है, वेलोसिटी बढ़ता है और एक्सेलरेशन घटता है। ये चार चीजें होती है, ये बात आपको समझ में आया। अच्छा, बस यहाँ पे एक चीज है, ध्यान से सुनिएगा, एक मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की जो बीच की डिस्टेंस होती है ये फिक्स होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए से बी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, एक्सेलरेशन का देखो डायरेक्शन भी दे रखा है, वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, और डायरेक्शन नीचे, ये एरो दिखा रहा है घट रहा है। तो देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, देखो ना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ दे रखा है। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, जो जो चीजें नहीं लिखी हुई होगी वो चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इसका डायरेक्शन ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो ये चीज देख लीजिए। दिस एरो, ये वाला जो एरो है, अगर तुम ध्यान से देखो, ये या ये डायरेक्शन को बता रहा है, और ये बता रहा है बढ़ रहा है, और ये बता रहा है घट रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है, आई थिंक, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा, ये आपको पूरा समझ में आया होगा क्या कि एसएचएम में एक्चुअली में मीन पोजीशन से पार्टिकल अगर आगे बढ़ता है पीछे बढ़ता है तो किस हिसाब से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, ये चीज आपको फील आया होगा आई होप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यही डेफिनेशन से, मीन पोजीशन कहाँ होता है, जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे स्पीड जीरो होता है, ये डेफिनेशन से। डिस्प्लेसमेंट इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन।
समझना। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पार्टिकल इट्स मीन पोजीशन, जहां पे जाके आपका ऑब्जेक्ट रुकता है, मतलब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग ये क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब समझना मेरी बात। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, अभी जो मैंने आप लोगों को कराया, तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है? ये इस पॉइंट के अबाउट जो पार्टिकल है मेरा, ऐसे ऐसे आगे आगे पीछे हो रहा है। ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 है। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो पार्टिकल ऐसे ऐसे तो ऑक्सीलेट कर रहा है, ये यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर ये वापस आया। तो एक तरीके से ध्यान से देखो तो एक पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपसे बोला जा रहा है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट किया, ये पूरा का पूरा जो है एक साइकिल कहलाता है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन गया, फिर ये इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर ये फिर से इसी पोजीशन पे वापस आ गया। मतलब पूरा का पूरा फिर से जब रिपीटिशन चालू होने लगे, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो आपको फील आएगा कि बेटा अगर ये मीन पोजीशन पे है तो पहले क्या हो रहा है? ये ऐसे करके गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर ये यहाँ पे आया। तो ध्यान से देखो, इसके एरो को ध्यान से देखना। फिर अगर तुम यहाँ के बाद से देखोगे तो फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। फिर तो भैया यही चीज तो रिपीट होने लग गई ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पहले जो रिपीट हुआ था, जिसको मैं येलो से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, अब जो सेकेंड वाला है, फिर तो यही वाला चीज रिपीट हो रहा है। मैं बस ऑब्वियस सी बात है, ये रिपीटिशन को दिखा रहा है। जैसे पहले ये ऐसे करके ऐसे गया था, फिर से तो वही चीज हो रही है। तो ये जो है एक साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक साइकिल या एक बोल दो, क्या बोलते हो, एक पूरा का पूरा चक्कर कहलाता है, या एक ऑक्सीलेशन कहलाता है। समझ रहे हो? एक बार पूरा का पूरा ऑक्सीलेट, मीन पोजीशन से एक इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, फिर मीन पोजीशन पे आना, फिर इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, फिर मीन पोजीशन पे आ जाना। ये हो गया एक चक्कर। तो फ्रीक्वेंसी क्या है भैया? कोई भी जो भी एसएचएम हो रहा है उसमें एक सेकेंड में ये कितनी बार ऑक्सीलेट कर पा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का बस यही मतलब होता है एक सेकेंड में, या जो भी, अगर आप 1 मिनट टाइम का यूनिट लेते हो तो उस टाइम पीरियड में कितना चक्कर ऑब्जेक्ट ने लगा लिया, कितना मतलब अपनी कितनी ऑक्सीलेशंस उसने करना है, कितनी बार ऑक्सीलेट कर गया। ऑब्वियस ही बात हो सकता है 3.1 3.2, तो इसका मतलब आपको समझ में आया 3 बार तो कंप्लीट ऑक्सीलेट किया, एक बार कुछ फ्रैक्शन में किया, वो चीज आपको समझ में आ चाहिए। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को यहां से इधर तक आने, फिर यहां से लेके यहां तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा। एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, सिंपल सी बात, उसको 1 टाइम पीरियड कहते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर एक चक्कर लगाने में कुछ टाइम t लग रहा है तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा? तो 1/t। मतलब तुमको ये पूछा जाए कि ये बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो तुम ऐसे निकालोगे कि पहले तो ये पता कर लेते हैं कि ये एक चक्कर लगाने में, मतलब ये एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम लगाता है। मान लेते हैं एक बार ऑक्सीलेट करने पे इसको टाइम लगता है t। तो सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड में ये कितना चक्कर लगाएगा, यूनिटी मेथड से निकाल लो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो वही चीज मैंने लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम। इसी को हम लोग बोल सकते हैं t इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिसको ओमेगा बाई 2 पाई लिखेंगे। ये अभी बाद में आपको समझ में आएगा ओमेगा बाई 2 पाई मैंने क्या लिखा है और ओमेगा क्या होता है, ये सब सारी चीजें भी। अब टाइम पीरियड क्या होता है? स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच ऑक्सीलेशन मोशन गेट रिपीटेड, मतलब एक चक्कर लगाने में, मतलब रिपीटेशन होने में कितना टाइम लगता है। तो दैट इज व्हाट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई बाई ओमेगा। ये दोनों भी आपको समझाऊंगा 2 पाई बाई ओमेगा कहां से आया, तो डोंट पैनिक, ये आपको पूरा का पूरा मैंने बता दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आना चाहिए, टाइम पीरियड आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्टिंग डायपोल। अच्छा, ये जो फोर्स का कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बताइए क्या ये किस टाइप का मोशन है? ये जो फोर्स जो लिखा हुआ है, F इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3, फिर F इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 3, फिर F इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 3, तो ये तीनों फोर्स लिखा हुआ है, ये किस तरह का फोर्स है? और इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कीजिए, सोचिए कि ये किस तरह का फोर्स लग रहा है, इसके बारे में बताइए।
ये कुछ फोर्स आपको दे रखा है, F इज इक्वल्स टू 3x+3 और ये सब सारी चीजें आपको दे रखी है। तो आपको बताना है बेटा कि ये किस तरह का फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, मतलब किस तरह का इसका मोशन हो रहा होगा इस फोर्स के कारण। सोचिए, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, पहले वाले पार्ट को मैं करके दिखाता हूं जिससे कि आपको चमके थोड़ा सा। अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को देखूं तो लग रहा है फोर्स इज इक्वल्स टू 3x+3। तो ध्यान से देखो, मैं ऐसा करता हूं, इसको -3 को कॉमन लेता हूं। -3 को जैसे ही कॉमन लूंगा तो दिस इज -x-3 इज इक्वल, ये आ जाएगा। अब देखो तो ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक तरीके से अगर आपको याद होगा, तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो, ये जीरो कब होगा, ये फोर्स जीरो कब होगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फोर्स कब जीरो होगा, जब आपका x-3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू -3 पे, x इज इक्वल्स टू -3 पे F इज इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब ये SHM तो है, लेकिन अभी ओरिजिन के अबाउट SHM नहीं हो रहा है। ध्यान से समझना, दिस इज ऑल्सो SHM। अगर तुम ध्यान से देखो, ये SHM तो है, लेकिन x इज इक्वल्स टू -3 के अबाउट SHM। अगर तुम ध्यान से देखो, x की वैल्यू जैसे ही -3 से ज्यादा होगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो x की वैल्यू जैसे यहाँ पे ये 3, x इज इक्वल्स टू -3 लाइन को सोचो, x की वैल्यू जैसे ही -3 से मतलब कम होती जाएगी, तो ध्यान से देखो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आता जाएगा। ध्यान से देखो, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आती जाएगी, और जैसे ही x की वैल्यू -3 से, ऑब्वियस ही बात है, x -4 जो है, -4 -3 से छोटा होता है, तो मैं इसलिए बोला x की वैल्यू जैसे -3 से छोटी होगी तो लॉजिकली फोर्स इस डायरेक्शन पे आना चालू हो जाएगा। और तुम एक बात ध्यान से देखो, और x की वैल्यू जैसे ही आपकी इस -3 से बड़ी होगी तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आना चालू हो जाएगा। तो ये भी एक SHM का टाइप है, ये भी एक SHM ही है, लेकिन इस केस में जो SHM हो रहा है बेटा, इस केस का SHM x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट नहीं हो रहा है। अच्छा, सॉरी, ये 1 होगा, 1 होगा, तो ये 1 के अबाउट होगा, सॉरी 1 के अबाउट होगा, x इज इक्वल्स टू -1 के अबाउट होगा। हाँ, x इज इक्वल्स टू -1 के अबाउट, मतलब दिस इज SHM वेयर, यानी तीनों केस में आप निकाल के देख लीजिए, क्योंकि हमारा SHM का इक्वेशन होता है F इज इक्वल्स टू -kx, लेकिन x को तुम ध्यान से देखो तो x वो पोजीशन होता था जहां पे हम लोग मीन पोजीशन लेते थे। कोई जरूरी तो ना x की वैल्यू 0 ले तभी तो x के, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे x -1 रहे, लेकिन x -x को हम लोग कैपिटल X बोलते, जैसे आप लोग इसमें करते थे ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जस्ट लाइक दैट। उस तरीके से सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब हम ओरिजिन को 0 ना मान के 1,1 मान ले या 1,0 मान ले, तो उस हिसाब से SHM भी शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका SHM जो हो वो आपका 0,0 से ही हो, यानी आपका SHM जो है, मतलब SHM का मीन पोजीशन हो वो 0,0 हो, कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये ऐसा SHM के एग्जाम्पल्स हैं जिसका मीन पोजीशन आपका 0,0 नहीं है। तो कभी भी आपको मीन पोजीशन 0 करना हो, मीन पोजीशन की पोजीशन निकालनी हो कि मीन पोजीशन कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है, मीन पोजीशन पे F नेट इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो हर केस में F की वैल्यू 0 करा दीजिए, जिससे X की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका उसी पॉइंट के अबाउट आपका मीन पोजीशन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मीन पोजीशन का इक्वेशन, मतलब आपको मीन पोजीशन निकालना है तो सिंपल सी बात है, नेट फोर्स को 0 करा दो बेटा। तो सिंपल सी बात है, 3x + 3 इज इक्वल्स टू 0, -3x - 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे देख लो -3x + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मीन पोजीशन की पोजीशन आ जाएगी। बेटा ये फोर्स है ना, ऐसा फोर्स है जो कि डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल लग रहा है, ये भी तो यही लग रहा है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया -3 ऑफ दिस, तो दिस पोजीशन के अबाउट अगर तुम ध्यान से देखो, इसको अगर x मान लो तो ये तो वही लग गया ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट से अगर आप x डिस्प्लेस करवाओगे, मैंने क्या बोला था
कि जितने भी पोजीशंस होते हैं, जितने भी हम लोग एक्स की वैल्यू जो मापते हैं ना एसएचएम में, वो मीन पोजीशन से मापते हैं। तो अगर आप इसको मीन पोजीशन होते मानते हुए कोई भी डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करो तो फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ही तो है। ठीक है, जो भी है ये आपका के को बताएगा ना, के असल में कांस्टेंट ही तो होता है बेटा, ये तो कांस्टेंट होता है ना, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स में तो के कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना, के कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसएचएम काइनेटिक्स की, एसएचएम काइनेमेटिक्स की। ये सिंपली देखो बहुत सारे बुक में आपको डायरेक्टली इस तरीके से लिख दिया जाता है कि एसएचएम का इक्वेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ये अभी ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ध्यान से देखो, ये अभी आपको नीचे वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। एसएचएम काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर तुम ध्यान से देखो कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, के इज पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर एसएचएम, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जो x होता है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। ठीक है, उसके बाद और ये अगर तुम ध्यान से देखो m इंटू, अगर तुम ध्यान से देखो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, ये क्लासेस बेटा प्राइवेट है, आपके अलावा जो भी जेई मेंस के बच्चे हैं ना जो ज्वाइन कर चुके हैं, उसके अलावा ये किसी को दिखेगा ना तो लाइक शेयर करने से तुम्हारा कोई मतलब बनता नहीं, इसको लाइक शेयर कर मत देना। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, लाइक शेयर इसको कर मत देना। ठीक है, पता चला तुम शेयर क्यों, फिर समझ लेना। एफ इज इक्वल्स टू अगर तुम ध्यान से देखो तो माइनस के एक्स, तो ध्यान से देखो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं एफ बाई ए, तो ध्यान से देखो एफ बाई ए कर सकते हैं, या फिर फोर्स को लिख लो एम ए, तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। अच्छा, ये जो के बाई एम है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इसी को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, अभी बाद में समझ में आएगा ओमेगा, इसी को हमने एक नया कांस्टेंट बोल दिया ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, दिस इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए कि के बाई एम को हम लोगों ने एक नया कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर से दिखा दिया, मन किया, बाद में आपको समझ में आएगा, जो शेयर करेगा उसी का लॉस होगा। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये ध्यान से सुनिएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी को देखो, ध्यान से देखो, तो अगर आपको पता होगा अगर तुम्हें याद होगा एक्सेलरेशन होता है, अगर तुम देखो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन को हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, ध्यान से ये लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या के बाई एम। ध्यान से देखो, तो ये चीज यही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अगर जब तुम इसको माइनस को इस तरफ लेके आओगे तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है इन एक्स, ध्यान से सुनना, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद एक्स, और इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली बोला जाता है। अब देखो वही चीज किया इसने, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसका जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन होता है ए और साइन ओमेगा टी प्लस 5। अभी तुम लोगों का डबल डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ नहीं है, तो सिंपल सी बात, ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे सॉल्व होता है, लेकिन अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी तुमको तरीका बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन ये जनरल बहुत सारे बुक में तुमको दिख जाएगा कि इस तरीके से करते हैं हम लोग, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका कि जनरल सॉल्यूशन ये होता है, और ये चीज तो बहुत को रट लेते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है बेटा, फील नहीं आया कि ये कैसे, ये तो रट लिए कि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, और फाई जो होता है फेज कांस्टेंट होता है, मतलब फाई जो होता है वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन इसको फील नहीं आया कैसे किया, तो इसको फील करते हैं, थोड़ा सा भी समझेंगे। लेकिन अभी एक पॉइंट और देख लो, इफ मेन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन देन वी कैन से वी कैन रिप्लेस x बाय x माइनस x नॉट। जैसे याद करो कि आपको पता होगा कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का आपने कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा होगा ना, तो उसी तरीके से हम लोग अगर मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है तो हम लोग ओरिजिन को ही शिफ्ट कर ले। तो ओरिजिन को शिफ्ट कैसे करते थे, मान लो x नॉट पोजीशन पे आपको ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो x माइनस x नॉट कर लो, तो सिंपल सी बात है। तो अगर ओरिजिन आप x नॉट पे शिफ्ट कर रहे हो तो हर एक पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, याद कीजिए x माइनस x नॉट हो जाता था, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लगाया है। तो आपका नया जो एसएचएम का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस x नॉट, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट अगर हम लोग देखें तो x माइनस x नॉट a साइन ओमेगा टी प्लस, मतलब थीटा लिख दिया, जो ये जिसको फाई आप बोल रहे हो,
और x नॉट इज द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन। x नॉट जो है वो मीन पोजीशन का इक्वेशन ये कोऑर्डिनेट होता है। तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये बात बताइए, ये बात समझ में आया ना जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बोला है। अच्छा, लेकिन फील नहीं आया, चला करा कैसे, ये तो हमने रट लिया, कोई बात नहीं। तो चलो इसकी बात करते हैं। अब एसएचएम का एफएक्स ये सब सारी चीजें ग्राफ व्राफ सब कुछ देखेंगे। इसी से आपके मेनली क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए थे जेईई मेंस में, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर तुमको मान लो, ध्यान से सुनना, मेरे सर ने, जब मैं कोटा में पढ़ता था, मैं ऑब्वियसली बात है कोटा में पढ़ा हुआ बेटा, तो मेरे सर ने एसएचएम स्टार्ट कराते सबसे पहले यही बोला था कि बेटा भूल जाओ तुम एसएचएम पढ़ रहे हो, तुम ये सोचोगे तुम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो हम बोले ठीक है सर, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तुम बस ये बताओ कि मान लो हम काइनेमेटिक्स में तुमसे ये क्वेश्चन पूछे होते कि ये F इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको सम कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट टाइम x, क्या आप fx रिलेशन तो दे ही रखा है, क्या आप vx रिलेशन निकाल सकते थे, ax रिलेशन निकाल सकते थे, xt रिलेशन निकाल सकते थे, at रिलेशन निकाल सकते थे, या vt रिलेशन निकाल सकते थे? तो मैंने बोला ट्राई करने से सर देखेंगे, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर तो आप है ही बताने के लिए। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला है एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वही ऑब्वियस सी बात है k बाई एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दिया। अच्छा, एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, स्टाइल मार के लिखा v db बाई dx, ध्यान से देखो स्टाइल मार के लिखा एक्सेलरेशन को, ये आपको पता होगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं v db इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये हुआ, होगा कि नहीं होगा ये बताइए, ये आप कर सकते हो? अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करें। अब लेकिन देखो, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए कुछ तो चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर एसएचएम को ध्यान से देखो तो तुम्हें दो चीजें तो पता है, ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। आपको ये चीज तो पता है बेटा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, ये एक पॉइंट तो पता है। तो चलो एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि मीन पोजीशन से, ध्यान से सुनो, मान लेते हैं कि मीन पोजीशन से हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना, तो मैं मान लेता हूं मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर पे वेलोसिटी v है, यही तो आपको निकालना है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और एक्स क्या होता था, मीन पोजीशन से डिस्टेंस ही तो होता था। तो ध्यान से देखो, मुझे एक लिमिट नहीं मिल गई है x इज इक्वल्स टू एक्स पे, ये x इज इक्वल्स टू 0 है भैया। तो ध्यान से देखो, अगर अभी मैंने नॉर्मल एसएचएम माना है भाई, अभी नॉर्मल एसएचएम माना है f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, अगर तुम चाहो तो x माइनस एक्स नॉट से भी ले सकते हो, मीन पोजीशन को शिफ्ट करा के भी कर सकते हो, बस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, बस नॉर्मल सी बात है, एक मैथमेटिक इक्वेशन हो जाएगा, उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने एक नॉर्मल सा ये माना कि मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल x डिस्टेंस पे है तो उसकी वेलोसिटी कुछ v होगी। लेकिन सिंपल सी बात है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग a मान लेते हैं, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, a मान लिया, और वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात, ये तो आप लोगों को पता होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वो पार्टिकल रुकता ही है। तो इसका देखो लिमिट लगा देते हैं कि जब हमारा पार्टिकल देखो, जब हमारा पार्टिकल x पे था तो हमारा वेलोसिटी v था, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया। तो ध्यान से देखो, हमारा जो v था, अरे उल्टा लिख दिया भाई, रुको एक मिनट, उल्टा लिख दिया। अगर हमारा पार्टिकल x डिस्टेंस पे था तो उसकी वेलोसिटी v दे रखी थी। जब हमारा पार्टिकल x डिस्टेंस पे था तो उसकी वेलोसिटी v है, और जब हमारा पार्टिकल a पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी 0 दे रखी। क्या हम इससे निकाल सकते हैं कुछ रिलेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर लिखा है, क्या इससे हम कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, इससे एक रिलेशन आ जाएगा, और इससे जो रिलेशन आएगा इसको जब सॉल्व कीजिएगा, अब इसका रिलेशन निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। ध्यान से देखो ना, जब x पे था तो इसकी वेलोसिटी v है, जब x की वैल्यू a हो गई तो उस समय वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, तो हमने लिमिट निकाल दिया। समझ रहे मेरी बात?
इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड x। और x क्या है भाई, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये x जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। इसको सॉल्व कीजिए, यही आएगा बेटा, यही आएगा, मान लो यही चीज आएगा। अरे कोई भी चीज को इंटीग्रेट करते हो तो सिंपल सी बात है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी पड़ती है ना। मैंने लोअर लिमिट लगा दी कि v जब पार्टिकल x पे था उस समय उसकी वेलोसिटी v थी, मैं यही तो निकालना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सिंपल सी बात है, सॉरी पोजीशन। और जब ये a पे पहुंचा, सिंपल सी बात है, x की मैक्सिमम वैल्यू a ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, या माइनस a पे कर देते तो उसमें वेलोसिटी क्या लेते, जीरो ही लेते ना। तो उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अच्छा, तो आपसे पहला चीज तो निकल गया कि बेटा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होगा। अच्छा, कई लोग इसका इक्वेशन ड्रॉ नहीं कर पाते। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा रिलेशन, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कौन सा रिलेशन है, तो ये आपको फील आएगा कि दिस इज इलिप्स। ध्यान से देखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, तो दिस इज v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज इलिप्स, मतलब v और x का जो रिलेशन होगा वो इलिप्टिकल होगा। ध्यान से देखिए, और यही चीज आपसे जेईई मेंस में पूछा गया था इसका, कि भैया v SHM में v और x का रिलेशन का ग्राफ क्या होगा, भैया इलिप्स। जेईई मेंस में आया हुआ है, भैया ने बोलूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लल्लू है। तो ध्यान से देखो, अगर v और x का रिलेशन तुम निकालोगे तो लॉजिकली सोच के बताना। x तो भैया ये x ले लेते हैं और ये v ले लेते हैं, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू a से माइनस a तक ही रहेगी, लॉजिकल बात है। पार्टिकल माइनस a से a के बीच में ही ऑक्सीलेट करता है। ध्यान से देखो, तो जब पार्टिकल मीन, और ये x इक्वल्स टू 0 वाला है, मतलब ये मीन पोजीशन का पॉइंट है और ये एक्सट्रीम पोजीशन का पॉइंट है, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन का पॉइंट है। ध्यान से सुनना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और ये धीरे धीरे घटते 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 0 की तरफ जाएगा। फिर क्या होगा, ये बढ़ते 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 फिर मैक्सिमम आएगा। फिर देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं मीन पोजीशन से, अगर तुम ध्यान से देखो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो ध्यान से देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, देखो घटता जा रहा है, इलिप्टिकली घटता जा रहा है। ध्यान से देखो, इलिप्टिकली घटता जा रहा है और यहाँ जाके 0 हो गया। फिर पार्टिकल का वेलोसिटी देखो, डायरेक्शन, ये देखो इसका मैग्नीट्यूड को देखो, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ता जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो सिंपल सी बात है इस डायरेक्शन पे है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ना वेलोसिटी। याद होगा तुम्हें, पहले वेलोसिटी ऐसी होती है, फिर वेलोसिटी इस तरफ हो जाती है। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की और आते हो तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स की ओर जाते हैं, इसलिए आपको इस तरफ दिख रहा होगा। फिर जाके ध्यान से देखिए तो वेलोसिटी आपका इस तरीके से होगा, फिर वेलोसिटी इधर हो जाएगा। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल के लिए वेलोसिटी का और एक्स का ग्राफ पता चल जाएगा। अगर तुम ऑक्सीलेशन को ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीलेशन कैसे हो रहा है, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आ गया। तो जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो देखो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, मतलब देखो ना वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन, वेलोसिटी पहले सबसे ज्यादा थी, फिर घटते 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 0 हुई, फिर जैसे ही ये यहाँ पे रुकी फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ना चालू हुआ और यहाँ पे फिर जाके ज्यादा हो गई। जो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v0 थी, तो अच्छा वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ध्यान से देखो इस वाले रिलेशन को, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन पे होती है, तो x को 0 कर दो तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ओमेगा इंटू ए। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू SHM में ए ओमेगा के बराबर होता है। कई बोलेंगे सर ओमेगा क्या है, ओमेगा तुम्हें पता ही है ना भाई, ओमेगा को लिख सकते हो अंडर रूट के बाई एम। ध्यान से देखो अंडर रूट के बाई एम, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को हम लोगों ने के बाई एम माना था, तो ओमेगा इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू
कितनी हो सकती है वेलोसिटी की, उसकी वैल्यू हो सकती है ए ओमेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे आप जीरो कीजिएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू देख लो ध्यान से, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी, देखो प्लस माइनस ऑफ ए ओमेगा। प्लस माइनस क्या दिखा रहा है भैया, प्लस माइनस बस एक को आपको डायरेक्शन को बता रहा है, तो ध्यान से देखिए प्लस माइनस ए ओमेगा ही होगा। और यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है, ये आपका प्लस ऑफ ए ओमेगा है और ये माइनस ऑफ ए ओमेगा है, तो ध्यान से देख लो प्लस माइनस ए ओमेगा आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये हो गया v और x का ग्राफ, ठीक है। चलिए अगर आप ध्यान से देखो इसके बाद आप लोग बेटा आप लोग खुद से कीजिएगा, वेलोसिटी को अगर तुम ध्यान से देखो तो वेलोसिटी को अब हम अगर तुम्हें पता चल गया कि ये है दिस इज व्हाट ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वेलोसिटी को क्या लिख दोगे, ध्यान से देखो dx बाई dt लिख सकते हो क्या, dx बाई dt इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं बस आपको यही बोलने की कोशिश करूंगा कि अब इसको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब ध्यान से देखो इसको लिख सकते हो dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू ओमेगा dt। अब इसको क्या हम लोग इंटीग्रेट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर लूँ, ध्यान से देखो एसएचएम का इक्वेशन लिखते हैं, ये आपका देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले लेते हैं, अब मतलब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो ध्यान से देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं, सपोज करो कि मान लेता हूं कि पार्टिकल जो है वो t इज इक्वल्स टू 0 पे यहां पे था, मीन पोजीशन से x नॉट पोजीशन पे था, मैं मान लिया x इज इक्वल्स टू 0 पे, मान सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, हो सकता है कहीं और था। x नॉट की वैल्यू अगर 0 ले लोगे तो वो मीन पोजीशन पे चला जाएगा, x नॉट की वैल्यू अगर माइनस ए नॉट ले लोगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कब, अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं होगा, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना एसएचएम उस तरीके से अगर पढ़ोगे ना लॉजिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ईमानदारी से करना। तो देखो अगर मैं क्या मान लूं कि पार्टिकल, देखो इस तरीके से सिस्टम कर रहे हैं, मान लेता हूं कि मीन पोजीशन x इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 का बस यही मतलब होता है जब तुमने देखना चालू किया, जिस समय से तुमने एसएचएम को ऑब्जर्व करना चालू किया उस समय पार्टिकल मेरा कहां था, तो तुमने ऑब्जर्व करना चालू किया तो देखा कि पार्टिकल मेरा मीन पोजीशन से कहीं किसी दूरी पे था, तो उसी को हम लोग t इज इक्वल्स टू 0 बोल दिया। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे मान लेते हैं x की वैल्यू x नॉट है और t इज इक्वल्स टू 2 पे सिंपल सी बात है x की वैल्यू, रिलेशन ही तो निकालना चाहते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो बताइए, इसको जब डिफरेंशिएट करो, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान से देखिए, तो दिस इज ए स्टैंडर्ड, ये आई थिंक होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, तो दिस इज व्हाट, इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, ध्यान से देखो a को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ध्यान से देखो तो दिस इज व्हाट, दिस इज dx बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई ए का स्क्वायर इंटू ए, यही आएगा ना, ठीक है। दिस इज व्हाट, कहां से कहां तक, एक्स नॉट से x तक रिलेशन 0 से t ओमेगा dt। तो अगर तुम ध्यान से देखो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान से देखो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाई ए इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो ध्यान से देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ध्यान ओमेगा टी था, हाँ ओमेगा टी प्लस ऑफ साइन इनवर्स x नॉट बाई ए, इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो ध्यान से देखो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ध्यान से देखो यही चीज तो डायरेक्टली लिख दी गई थी, अगर तुम ध्यान से देखो, जब माइनस आ रहा है क्या, माइनस कैसे आएगा, सही तो है, माइनस कैसे आ जाएगा भाई, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, उसके बाद डायरेक्टली यही तो किया,
ध्यान से देखो, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, सही तो है, सही है, सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है भाई, देख लेना। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम और आपने इसी का रिलेशन निकाल लिया। अच्छा फाई क्या है भैया, फेज कांस्टेंट। इस पूरे को जो बोलते हैं ना ओमेगा टी प्लस फाई, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं भैया, फेज। अच्छा ये क्या है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। अगर तुम ध्यान से देखो तो फाई असल में क्या दे रखा है, फाई की वैल्यू दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई ए। तो दिस इज व्हाट, फेज कांस्टेंट। क्या है, फेज कांस्टेंट। अच्छा इसकी जो वैल्यू है, ये सब चीजें नोट जरूर कर लीजिएगा। ये जो मैं लिखा रहा हूं ना बेटा, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, लिख लेना। पीडीएफ में बस मैंने जो बुक में दिया हुआ रहता है ना वही चीज लिख दिया है, लेकिन ये रिलेशन मैं आपको काइनेमेटिक्स के हिसाब से करा रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। अगर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन होता तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। मैंने किस चीज से आपको बताया कि हमें करवाया गया था, तो मैंने सोचा तुम्हें भी करवा दूं, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, दिस इज फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। अच्छा फेज कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, फेज कांस्टेंट इस चीज पे डिपेंड करता है, जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से किधर मूव कर रहा था, इधर मूव कर रहा था, इधर मूव कर रहा था, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था या मीन पोजीशन से दूर जा रहा था, मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे था। तो फेज कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, t इक्वल्स टू 0 की कंडीशन पे। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल क्या कर रहा था, मीन पोजीशन से दूर जा रहा था, किस पोजीशन पे था, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था, इस चीज पे डिपेंड करता है फेज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट की वैल्यू इसी चीज पे डिपेंड करती है। अगर सपोज करो कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहता है, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। समझ रहे हो मेरी बात को, मीन पोजीशन से अगर एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता तो फिर उसका एसएचएम का इक्वेशन कुछ अलग आता, लेकिन मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता तो उसका एसएचएम का इक्वेशन कुछ अलग आता। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी बैटरी चेंज कर देंगे बेटा, अभी आपको बैटरी उटरी पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर एक्सटी रिलेशन मिल चुका है फिर तो बहुत सारी चीजें मजा आ गया, फिर तो अब तो बहुत रिलेशन तुम निकाल सकते हो। अब देखो एक्सटी रिलेशन मिल चुका है, अगर तुम ध्यान से देखो Vx रिलेशन निकाल चुके हो। अच्छा एक्सटी रिलेशन क्या आया, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज ए जो, अगर तुम x की बात करो तो x का रिलेशन आया x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अगर फाई की वैल्यू 0 ले लो, अगर हम मान लिए होते कि t इक्वल्स टू 0 पे हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे, तो सिंपल सी बात यही इक्वेशन आया होता। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर t इक्वल्स टू 0 पे मैं मान लेता x इक्वल्स टू एक्स नॉट और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो यही इक्वेशन आता है x इक्वल्स टू। अच्छा vt ग्राफ कैसे निकालोगे, vt रिलेशन कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो भैया। तो vt रिलेशन निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान से देखो, दिस इज a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा सिंपल सी बात है, अगर फाई लिखा होता तो फाई भी लिख देते, समझ रहे हो, अगर यहाँ पे फाई लिखा होता तो फाई भी लिख देते। तो ये आपका vt रिलेशन हो गया। vt रिलेशन हो गया तो क्या हम at रिलेशन निकाल सकते, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, या एक्सेलरेशन आपको पता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और x क्या होता है ध्यान से देखो, x था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ध्यान से देखो ये at रिलेशन हो गया। या आप इसको एक्सेलरेशन को कैसे निकाल सकते थे, एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज dv by dt। तो वेलोसिटी रिलेशन आपका निकल चुका, उसको डबल डिफरेंशिएट कर दिए तो आपका ये रिलेशन निकल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब हमने बहुत सारे रिलेशन निकाल लिए। पहला तो vx रिलेशन निकाल लिया है, at, इसके बाद at रिलेशन हो गया, vt रिलेशन हो गया और xt रिलेशन हो गया। मतलब 1 2 3 4 दो रिलेशन अब भी बचा है। अब कौन कौन सा रिलेशन दे रखा है, ax रिलेशन पहले ही से हम जानते हैं, देखो ये x रिलेशन है भाई, ये ax रिलेशन है। अच्छा अब आपको बता, मतलब ax रिलेशन भी हमारा पहले ही हो चुका है, ये तो एसएचएम का इक्वेशन ही होता है ax रिलेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा हाँ क्रॉस हो जाएगा, सॉरी यहाँ कॉस होगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ कॉस हो जाएगा। अरे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आएगा ना, कॉस आ जाएगा। फिर कॉस को जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, इसलिए माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। ये ax रिलेशन भी आ गया आपका। अब मैं बात कर रहा हूं हाँ fx बाकी है। अच्छा fx रिलेशन कैसे है, अबे गधे हो क्या, f इज इक्वल्स टू माइनस kx, ये तो fx रिलेशन तो पहले से पता था तुमको, अबे पहले से ही तो पता था fx रिलेशन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आपको बचा है ax रिलेशन।
ए एक्सेलरेशन। तो देखो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन होता है हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, और वेलोसिटी होता है, ध्यान से देखो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से ध्यान से देखिए, तो यहां से लिख सकते हैं आप साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू लिख सकते हो। अच्छा यहाँ ए भी आएगा ना, ए बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और कॉस ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, दिस इज वी बाई ए ओमेगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, इस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वही चीज मैं कर देता हूं, तो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड a। दिस इज ऑल्सो इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ध्यान से देखिएगा, ये जो v और a के बीच का जो रिलेशन होगा वो भी इलिप्स होगा, मतलब v और x का। अगर तुम ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन को अगर हम लोग y एक्सिस में ले लो, वेलोसिटी को इस एक्सिस में ले ले, तो वेलोसिटी और इसके बीच में भी जो ग्राफ आएगा वो इलिप्स आएगा। तुम ध्यान से देखो मीन पोजीशन पे, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, इसको अगर हम लोग मीन पोजीशन मान ले, अगर इसको मीन पोजीशन माने तो ध्यान से देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। क्यों मीन पोजीशन, अगर सॉरी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये है प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर, दिस इज प्लस ऑफ ए ओमेगा, दिस इज माइनस ऑफ ए ओमेगा। तो ध्यान से देख लो, जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम वहां पे वेलोसिटी 0, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम वहां एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तो ये आपका ए भी रिलेशन हो गया। अच्छा, अब आपको बोला जाए एफ एक्स रिलेशन बताओ या ए टी रिलेशन, ए एक्स रिलेशन बताओ, तो सिंपल सी बात है, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या, माइनस के एम बाई एक्स। अगर तुम एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस में ड्रॉ करो और पोजीशन को एक्स एक्सिस में ड्रॉ करो, तो दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो कैसा होगा, ऐसे होगा, और जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, दिस इज प्लस ए और दिस इज माइनस ए। इसमें क्या लॉजिकल बात है भाई, ये लाइन, ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, समझ रहे मेरी बात को। अच्छा बाकी, अच्छा एक्स टी रिलेशन नहीं बता सकते कि एक्स टी रिलेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू कितना था, ए साइन ओमेगा टी। अगर फाई दे रखा है तो सिंपल सी बात है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, एक्स टी रिलेशन कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा भाई, इसमें क्या बात है। वी टी रिलेशन क्या हो जाएगा बताओ, वी टी रिलेशन में क्या लिखोगे, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्या आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते, मैं फाई को इसलिए 0 कर दे रहा हूं, अभी मैं मान लेता हूं एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए तो ग्राफ बनाओगे ना, समझ रहे हो, तो क्या इसका रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। बाकी सारे रिलेशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। ठीक है, आई थिंक सारे ग्राफ आप लोगों से बन जाएंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क भी रहा, तो आप लोग कल अच्छे से फेयर में ये चीज कर लीजिएगा, ए एक्स रिलेशन, वी एक्स रिलेशन, एक्स टी रिलेशन, वी टी रिलेशन और उनका ग्राफ, सारे फॉर्मूले में एक बार फिर से दोबारा यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, क्लास का टाइमिंग कंप्लीट, मतलब अभी नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही, इसके बाद ही मैं कंटिन्यू करवाऊंगा। तो आज का लेक्चर का जो पीडीएफ है, मतलब आज कल के लेक्चर का भी पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको भेज दूंगा। कल हमारा बहुत हद तक, बहुत दूर तक हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, कल की क्लास में जल्दी ले लूंगा। तो यहाँ पे आप लोग प्लीज जो मैंने आपको तरीका बताया उससे पूरा का पूरा एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और सारे रिलेशन, जैसे मैंने कौन कौन से रिलेशन आपको बताया याद कीजिए। ए एक्स रिलेशन बताया था, तो ए एक्स रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये रिलेशन लिखिएगा, इसका ग्राफ बना दीजिएगा। इसका ग्राफ कैसे आएगा, ध्यान से देखो, इसका ग्राफ अभी मैंने बताया था, ऐसे आएगा। यही तो होगा, एक्स पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यही तो हो रहा था। देखो ना,
इधर x नेगेटिव है तो देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, और इधर x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। यही fx रिलेशन भी होगा, f में fx रिलेशन भी यही होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप करके देखिएगा। दूसरा अगर आपको बोला जाए vx ग्राफ क्या होगा, तो vx ग्राफ का रिलेशन लिख लीजिएगा, v बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ x बाई इज इक्वल्स टू 1, और ये इलिप मैंने ऑलरेडी बना रखा था। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, vx हो गया, ax लिख लीजिएगा, फिर ax रिलेशन क्या होगा भैया, ax रिलेशन लिख लीजिएगा, ax रिलेशन तो आज ऑलरेडी लिखा था। फिर va रिलेशन लिख लीजिएगा, va रिलेशन अभी लिखा है ना, अभी जस्ट लिखाया था, va रिलेशन लिख लीजिएगा। फिर vt रिलेशन, at रिलेशन और xt रिलेशन, तो देखो 6 रिलेशन आपके हो जाएंगे, सबका ग्राफ आप लिख लीजिएगा। हाँ, कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, ये सब सारी चीजें तो हम लोग देख लिए। मेनली हमारा फोकस होगा, ध्यान से देखो, मेनली हमारा फोकस होगा काइनेटिक एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, इसका ग्राफ पे होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, सिंपल सी बात है, एसएचएम के 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फेजर डायग्राम पे जंप कर जाएंगे, फेजर क्या होता है उसके बारे में जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो कल हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेनली हमारा यही होगा। टाइप्स ऑफ एसएचएम की कोई इतनी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसएचएम तुम्हें ही पता, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम 2 ही टाइप होते हैं, उतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज मैं मतलब मुझे कुछ टाइम देना है, 1-1.5 घंटे का टाइम देना, उसके बाद मैं इसकी डीपीपी भी, आप जाइएगा कहाँ पे, ऐप पे जाइएगा और मेरे वाले फिजिक्स सेक्शन में देख लिया, फिजिक्स बाय मनीष सर एसएचएम पार्ट 1, उसके नोट्स पे क्लिक कीजिएगा तो पूरी पीडीएफ खुल जाएगी, जिसमें कि आपको पूरा इसके बारे में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए कल हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज यहीं तक रखते हैं, कल की लेक्चर में इसके आगे करेंगे, एनर्जी वाला पोर्शन कर लेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, और कोई डाउट आए तो जब मैं फ्री तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप में मेरा नंबर दिया हुआ होगा 9936237763। फिर से बता दे रहा हूँ, 9936237763 मेरा ही नंबर है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो, लेकिन ऐसे टाइम पे मैसेज मत कर देना कि तुम 4 बजे रात में जगह सर ये क्वेश्चन बता दो, पता चला उसमें गड़िया दूंगा भाई, मुझे भी सोना होता है भाई। ठीक है, अगर मैं फ्री रहूंगा तो जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छे से कीजिएगा। अभी एसएचएम का बस बेसिक्स करा है, ये मत समझ लो एसएचएम कंप्लीट हो गया बेटा, अभी 1/10 पाथ किया। ठीक है, चलिए कोई, थैंक यू।